सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। नोएडा में युवती ने 2 युवक पर लगाए रेप का झूठा आरोप। पार्क में लड़ाई होने के बाद मामला करवाया था दर्ज। नोएडा के फेज 2 में एक युवती ने 2 युवकों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल फेज 2 की एक कंपनी में काम करने वाली युवती ने अपने साथ हुए गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को बताया कि जब वो अपनी कंपनी से लौट कर आ रही थी तो 2 युवकों ने पहली युवती से उसकी जाति पूछी और फिर पार्क में उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी और युवती को मेडिकल करवाया गया। मेडिकल के जांच के बाद इस मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उसके साथ रेप नहीं किया गया था। वहीं पुलिस ने बताया कि वह पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठी थी, वहीं उसकी 2 युवकों के साथ लड़ाई भी हो गई थी। इस मामले में डीसीपी सेंटर नोएडा पुलिस ने अपने साथ हुए गैंगरेप की शिकायत की थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वो अपनी कंपनी से काम कर लौट रहे थी तब अज्ञात युवकों ने उनसे पहले उसकी दोस्त जाति पूछी, फिर जाति बताने के बाद उनसे पार्क में जबरदस्ती करने लगा। दिल्ली में केस मिलने के बाद भी नहीं जागा नोएडा प्रशासन। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक नहीं की कोई तैयारियां। दिल्ली में 24 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। इसी के साथ देश भर में अब 4 लोगों में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में मिले पहले मामले के बाद जहां एक और कई शहरों में मंकी पॉक्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है, वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में अब तक इस संक्रमण को लेकर कोई खास तैयारी नहीं की गई है। दिल्ली सटे होने की वजह से गौतम बुद्ध नगर में संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग शासन के निर्देश मिलने का इंतजार कर रही है। अब तक जिले में स्वास्थ्य विभाग के मंकी पॉक्स को लेकर योजना तैयार नहीं की गई, जैसे इस बीमारी की जांच कहां होगी, जांच के सैंपल कहां लिए जाएंगे और अगर किसी में पुष्टि हो जाती तो उसका इलाज कहां और कैसे होगा, इस पर कोई तैयारियां नहीं की गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने ऐतिहासिक के तौर पर लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम चला रही है। इसके अलावा जिले में अस्पताल में भी निर्देश दिए गए कि अगर किसी भी मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे दी जाए। हरियाणा शिक्षा विभाग की लापरवाही, सीएम के आदेश के बाद बच्चों को अभी तक नहीं मिल पाई किताबें। कोरोना के बाद हरियाणा के कई सरकारी स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं फिर से शुरू हो गई है। यहां तक कि कोरोना के दौरान पढ़ाई में आई बाधा को पाटने के लिए 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास भी शुरू की गई है। लेकिन नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के लगभग 4 महीने के बाद भी बच्चों को पाठ्यक्रमों को कॉपियों का वितरण नहीं हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री ने 8 जुलाई को सभी छात्राओं को न्यूनतम कोर्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं को सभी तरह की अध्ययन सामग्री मुफ्त में वितरण करने के लिए बाध्य है। सरकारी स्कूल शिक्षा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष तरुण विभाग द्वारा अब तक वसूली पाठ्यक्रमों का वितरण नहीं किया गया है। वहीं गुड़गांव के कुछ ब्लॉकों में वितरण कुछ दिन पहले शुरू हुआ, लेकिन वितरण की रफ्तार काफी धीमी है और इसमें और देरी की संभावना दिख रही है। इससे शिक्षण कार्य में बाधा पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस में कितने पद है खाली, सांसद में केंद्र सरकार ने दी है जानकारी। मानसून सत्र के 7वें दिन कार्यवाही में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। इसी बीच सदन में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली पुलिस से खाली पदों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 15 जुलाई 2022 तक दिल्ली पुलिस में तैनात स्वीकृति बल और कर्मियों की संख्या 94,255 है, 82,264 है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस में 11,991 पद खाली है। राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के हालात पर भी बात कही। सदन में अपनी बात रखते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार है, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत काम करने वाले किसी भी कश्मीरी पंडित के हाल ही में कश्मीरी घाटी में एक कश्मीरी पंडित की हताहत के विरोध में इस्तीफा नहीं दिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने घाटी में कश्मीरी पंडित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसके बाद सुरक्षा और खुफिया ग्रेड आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियान, उन इलाकों में गश्त करना जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं। ट्विन टावर को गिराने को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पूरे दम पर, धूल के गुब्बार को लेकर एक्सपर्ट चिंतित बताएं यह प्लान। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के दिन अब नजदीक आने लगे हैं। लगभग 1 महीने से कम का समय बचा हुआ जिसमें इन दिनों टावर को गिराया जाएगा। अगले महीने की 2 तारीख यानी 2 अगस्त से टावर में विस्फोटक लगाया जाएगा। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे ही टावर को गिराने की पूरी प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी के साथ पुलिस की मौजूदगी भी शामिल है। दरअसल टावर को 21 अगस्त को गिराया जाएगा। इसमें 2 दिन
पहले एनडीआरएफ की टीम को यहां तैनात कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस में जवान और दमकल विभाग के कर्मियों को भी यहां तैनात किया जाएगा। एनडीएफ इंजीनियरिंग के पास है और बाकी काम का जिम्मा नोएडा अथॉरिटी के पास है। ऐसे में टावर गिराते वक्त सबसे बड़ी परेशानी सामने आने वाली है वो धूल की होगी, क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक ट्विन टावर गिरते वक्त बड़े पैमाने पर धूल उड़ेगी। इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। इसे देखते हुए फिनिक्स और नोएडा अथॉरिटी के टावर को सफेद और काले जियो फाइबर से ढक दिया गया है। मेट्रो स्टेशन पर बंदरों का आतंक, डीएमआरसी ने भगाने के लिए गार्ड तैनात किए। मेट्रो में सफर करना भले ही आरामदायक हो, लेकिन इन दिनों में मेट्रो स्टेशन पर बंदरों का आतंक जारी है। बंदरों का आतंक भी ऐसा कि मेट्रो प्रशासन ने इनको भगाने के लिए योजना बना ली है। वही बंदरों से मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए चुनिंदा स्टेशनों पर गार्ड तैनात किए जा रही हैं। पहले चौक पर चांदनी चौक सहित कई स्टेशनों पर बंदरों की ज्यादा संख्या को देखते हुए यात्रियों के बचाव के लिए गार्ड मुस्तैद किए गए हैं। बता दें कि पिछले साल जून में मेट्रो की ब्लू लाइन पर बंदर के प्रवेश करने के बाद कई स्टेशनों पर लगे पोस्टर में बवाल के लिए ऐतिहासिक निर्देश दिए गए। घटना के बाद दिल्ली मेट्रो ने एक मानक संचालक प्रक्रिया भी जारी की है ताकि यात्रियों को सुरक्षित सफर किया जा सके। सोमवार की दोपहर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर बंदरों का झुंड दिखा है। बंदरों ने आसपास से गुजरने वाले लोगों के हाथ से खाने छीनते देखे, जबकि शाम को मेट्रो परिसर में यात्रियों के साथ साथ बंदरों की संख्या भी बढ़ने लगी। कुछ देर बाद एक बंदर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों तक पहुंच गया। गार्ड की जैसी नजर पड़ी तो तत्काल उसे हटाया गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा के विपक्ष के 19 सांसद को किया गया निलंबित, वेल में जाकर की थी नारेबाजी। राज्यसभा के 19 सदस्यों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें मौसम नूर, एल यादव वी, शिवदासन, अमीर रंजन बिस्वान, सुष्मिता देव, शांत चेदी, मोहम्मद अब्दुल्ला, एस रहीम, किन्नो झोली, डॉक्टर शांतु सेन, निदम उल हक और डोला सेन शामिल है। राज्यसभा सांसद को सदन के वेल में प्रवेश करके नारेबाजी करने के लिए निलंबित किया गया है। वसिद्धु राजू और कल्याण सुंदर शाह, आर निरंजन, एन सी आर लाजो, एन स्वर्ण दामसर, राम विको कोंडा और पी सांसद कुमार साहू। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया, जिस पर उपराष्ट्रपति ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाने और ताली बजाने वाले सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यही नियम के खिलाफ है। कैसे पाकिस्तान ने रची थी कारगिल युद्ध की नाकाब साजिश, एक शख्स ने फेर दिया मंसूबों पर पानी। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में हुई जंग में भारतीय सेना की जीत इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। गाथा जब सुनी जाती तो हर भारतीय जोश से लबालब हो जाता है। पाकिस्तानी सेना के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को आजाद कराया गया। लगभग 60 दिन चले इस युद्ध में सैनिक ने पाकिस्तान घुसपैठियों को खदेड़ते हुए कारगिल की चोटी पर जीत का झंडा फहराया था। लेकिन क्या आपको पता है कि कारगिल युद्ध की नाकाब साजिश रची कैसे थी और किस तरह शख्स ने पाकिस्तान के नाकाब मंसूबों पर पानी फेर दिया था? पाकिस्तान की कारगिल युद्ध की साजिश उस समय ही रचनी शुरू कर दी गई थी जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बस से लाहौर गए थे। पीएम अटल बिहारी फरवरी 1999 को लाहौर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लाहौर समझौता कहा जाता है। समझौते के बाद दोनों देशों ने कहा कि हम अस्तित्व के रास्ते के आगे बढ़ेंगे और कश्मीर जैसे मुद्दों को बैठकर सुलझा लेंगे। यूपी में सरकारी स्कूल के बच्चों को सीएम योगी की सौगात ड्रेस के लिए अब मिलेंगे 1200 रुपए। मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की लोक भवन में बैठक हुई है। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी हुई है। ऐसे में योगी सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1200 रुपए देगी। फिलहाल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं को तो जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपया, स्कूल बैग के लिए 170 रुपया, जूते मोजे के लिए 125 रुपया और स्वेटर के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह से कुल 1100 रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार, 500 रुपये राज्य सरकार अपने बजट से देती है। अब इस योगी सरकार बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। इसमें 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को लाभ होगा। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अबूझ पहेली। देश के लिए राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग अब भी पार्टी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। कांग्रेस लगातार ऐसे विधायकों की खोज में लगी हुई जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, मगर अब तक किसी तरह की कामयाबी हाथ नहीं लगी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में कांग्रेस की एकजुटता को एक बार फिर से तार-तार करने का काम किया गया। इससे तमाम बड़े नेता सख्ते में है। कांग्रेस को यशवंत सिन्हा ने समर्थन में जितने वोट मिलने की उम्मीद थी, उससे कम वोट मिले हैं। राज्य विधायकों की संख्या 230 है। इसमें से कांग्रेस से विधायक 96 है और 2 निर्दलीय विधायक के यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया गया था। इस तरह सिन्हा में मध्य प्रदेश में 98 वोट मिलने की उम्मीद थी, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें 79 वोट ही मिले हैं।
एक तरफ कांग्रेस को जहां कम वोट मिले तो वहीं भाजपा के 27 विधायक के मुकाबले 146 वोट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में पड़े। इस तरह भाजपा को कांग्रेस सहित अन्य विधायक का भी साथ मिला है। इसके अलावा 5 वोट निरस्त हुए हैं। लगातार दूसरे दिन गिरावट रही हावी सेक्शन करीब 500 अंक टूटकर बंद। निफ्टी 16,500 के नीचे फिसली। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद इस हफ्ते बाजार में बिकवाली हावी हो गई है। मंगलवार को भी मार्केट में गिरावट देखी गई। 497.73 अंक यानी 0.79% फिसल कर 55,268.49 के लेवल पर बंद हुआ है। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 147.15 अंक यानी 8.88% लुढ़क कर 16,483.85 के लेवल पर बंद हुआ है। आज सेक्शन के टॉप 13 में से टॉप 10 स्टॉक्स हरे निशान में क्लोज हुए हैं। इसके अलावा 20 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। आज बजाज फिनवर्स के शेयर में करीब 6% चढ़ी है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, ITS, MN एशिया पटेल और रिलायंस के शेयर में भी तेजी के साथ बंद हुए हैं। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।